हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंदर हमने अभी तक लगभग 150 क्वेश्चंस कर लिया है और सभी क्वेश्चंस जो है बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बिहार करंट अफेयर्स का लास्ट सीरीज है, लास्ट डे है, लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार राज्य के किन दो स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले तो समझोगे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सामान्य कर कानून लागू नहीं होते हैं, अर्थात ये ऐसे स्थान है जहां पर टैक्स में रिबेट दिया जाता है, छूट दिया जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि टैक्स में क्यों छूट दिया जाता है, तो टैक्स में इसलिए छूट दिया जाता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो वो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो, कम हो, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके हम लोग इसको क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके। और जब हम उत्पादों को निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी क्रम में हमने विशेष आर्थिक क्षेत्र, आपको पता होगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जो एक्ट है वो 2005 में आया था। और भारत के अधिकांश जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो आपको तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों में जो है वो अवस्थित है। तो अब हम समझते हैं इसको कि कौन कौन से स्थान पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एस्टेब्लिश किया गया बिहार में। तो बिहार में दो जगह है, पहला है पश्चिमी चंपारण और दूसरा है बक्सर। तो पश्चिमी चंपारण में एक स्थान है, एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कुमार बाग। पश्चिमी चंपारण में एक स्थान है कुमार बाग, यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और बक्सर, बक्सर के अंदर जो एक स्थान है उसको कहते हैं नवानगर, नवानगर, वहां पे इसको स्थापित किया जा रहा है। तो इन दोनों स्थानों पर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें चुना गया है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, विनोद सिंह गुंजियाल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। समस्तीपुर का समस्तीपुर का मोतीपुर पंचायत, ठीक है, रोसड़ा के अंदर आता है। मोतीपुर पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित हुआ है। तो आपको बता दूं कि जो मोतीपुर पंचायत है, काफी न्यूज में रहा है, इससे संबंधित एक प्रश्न और मैंने आपको कराया था कि मोतीपुर पंचायत ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, कि जलवायु परिवर्तन कम से कम हो, जलवायु से जो नुकसान है वो कम से कम हो, उसके क्षेत्र में मोतीपुर पंचायत ने काफी काम किया है। और इसके लिए इसे जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, क्लाइमेट एक्शन के क्षेत्र में, जलवायु कार्रवाइयों के क्षेत्र में इसको क्या दिया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर विल बी क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा, क्योंकि शिक्षा में सबसे ज्यादा अलोकेशन हुआ है, सबसे ज्यादा बजट का आवंटन जो किया गया है वो शिक्षा में किया गया है। तो शिक्षा में कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो आपको बता दूं कि बिहार का जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना रहा है, 2 लाख 52,000 करोड़ के आसपास रहा है। 2,52,000 करोड़ के आसपास रहा है, ठीक है, 52,000 करोड़ के आसपास रहा है। ये क्या है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,52,000 करोड़ के आसपास रहा है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा 60,954 करोड़, थोड़ा तबीयत खराब है मेरी, तो 60,954 करोड़ जो है, इसलिए तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो थोड़ा टाइम पे नहीं आ पाया आज। तो 60,954 करोड़ रुपया जो है वो किस पे, तो शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च किया गया है, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रहेगा सभी को। 60,954 करोड़ जो है वो किस पे खर्च किया गया, शिक्षा पे खर्च किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो हेल्थ के ऊपर, जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के ऊपर ये लगभग 20,000 करोड़ जो है, 20,000 करोड़ जो है वो किस पे खर्च किया गया, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया गया है। और सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स के ऊपर 17,000
रोड्स के ऊपर 17,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60,000 करोड़ जो है वो कितना है, लगभग 25 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 20 से 25 के बीच में, लगभग 24 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। तो उसको एक बार कैलकुलेट करके परसेंटेज आप लोग को आता होगा निकालने, आप निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का पहला, याद रखेंगे, पहला और सबसे बड़ा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, पहला और सबसे बड़ा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि अभी जो अवशिष्ट प्रबंधन है इसका थॉट क्या है, इसका थॉट है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, इसका थॉट है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, जो अवशिष्ट है उससे क्या करना, धन का अर्जन करना है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि कई जगहों पे ठोस अवशिष्ट प्रबंधन जो प्रबंधन किया जा रहा है, कई जगहों पे उसके लिए संस्थान खोले जा रहे हैं, संयंत्र खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में जो रौतनिया है, ठीक है, ये मुजफ्फरपुर के रौतनिया में है ना, ये सबसे पहला संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ठोस अवशिष्ट संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की पहली, याद रखना है नीति आयोग, दूसरा चीज याद रखना है पहली फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग। कौन सा नंबर का जारी हुआ है, फर्स्ट। दो क्वेश्चन तो यहाँ बन गए। ये रिपोर्ट कब जारी हुआ है, 2025 में, और इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहली बात तो ये समझना कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का मतलब क्या है। फिस्कल यानी कि आपको पता ही होगा कि फिस्कल का मतलब क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है, इंडिया का जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उस फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो फिस्कल हेल्थ जो है इंडेक्स ये 2025 का किसने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला स्थान है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के अंदर क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि कितना कैसा उनका फाइनेंशियल हेल्थ है उस स्टेट का। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि बिहार, ये उड़ीसा जो है फर्स्ट रैंक पर रहा, ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट रैंक पर रहा, और इसका जो टोटल नंबर था वो 67.8 था। ठीक है, और 67.8 नंबर के साथ ये फर्स्ट रैंक पे रहा। बिहार तीसरे स्थान पर रहा, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिहार जो है वो 13वें स्थान पर रहा, और बिहार का जो स्टेटमेंट, बिहार का जो 13th पोजीशन रहा, और बिहार का जो नंबर है वो नंबर रहा कितना, 27.8 रहा, 27.8 रहा, जो कि काफ़ी कम रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीन बातें याद रखना है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग। कब जारी हुआ, 2025 में। कौन सा नंबर का, पहला। सबसे अच्छा किसने परफॉर्मेंस दिया है, उड़ीसा ने। ठीक है, उसके बाद गोवा ने, और बिहार का जो पोजीशन रहा है वो कौन सा नंबर का है, 13वें नंबर का रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए, पटना स्मार्ट सिटी के लिए इनोवेशन सेंटर, ऑब्वियस सी बात है, इनोवेशन सेंटर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इनोवेशन किया जाएगा। ठीक है, रिसर्च वगैरह किए जाएंगे। तो इनोवेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये जो है पटना स्मार्ट सिटी मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर बनाया जाएगा। टोटल अगर देखेंगे तो इसकी लागत जो है ये 76 लाख रुपए इसकी लागत आएगी। और इसका जो मोटिव है कि स्मार्ट सिटी से जुड़े इनोवेशन को धरातल पर लाना। इनोवेशन को कहाँ पे लेकर आना है, सरफेस पे लेकर आना है, इनोवेशन करना है। ठीक है, तो ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ पटना स्मार्ट सिटी हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, राइट। नेक्स्ट है बिहार बिजनेस कनेक्ट। ठीक है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश समझौता हुआ, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको निवेश हुआ है वो किस में हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है बिहार का प्रस्तावित विश्व स्तरीय फिल्म सिटी, विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बिहार का कहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व स्तरीय फिल्म सिटी ज़्यादातर चीज़ बिहार में बनता कहाँ पे है, राजगीर में बनाया जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, कहाँ पे बनाया जाएगा, राजगीर में बनाया जाएगा। इसमें एक बात समझ लो आप लोग कि लगभग 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है,
200 एकड़ जमीन में इसको बनाया जाएगा और 200 करोड़ रुपए की लागत इसमें होगी। लागत जो होगी वो कितनी होगी? 200 करोड़ रुपए की इसमें लागत होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, है ना, मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे, मनोरंजन का ये एक स्थान होगा, तो कई सारा चीज़ होगा। तो याद रखना है कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी वो कहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है? बोलो कहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट इन राजगीर। ओके, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला, पता ही होगा आप लोग को कि बिहार का सबसे अमीर जिला जो है वो कौन सा है? पटना है। और पटना है सबसे अमीर जिला जो है, पटना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पटना में 1,14,541 रुपये इसका इनकम है। और सबसे जो गरीब जिला है, सबसे अमीर जो है वो क्या है? पटना है। और सबसे गरीब जो जिला है वो क्या है? शिवहर है, शिवहर है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट याद रखेंगे, पटना और शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ज़्यादातर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान कीमत पर अनुमानित विकास दर क्या है? कई बार इस क्वेश्चन की ओर हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बिहार का जो वर्तमान कीमत पर जो विकास दर है वो क्या है? वर्तमान कीमत पर विकास दर जो है वो क्या है? 14.5% है। ठीक है, 14.5% है। और अगर हम लोग देखेंगे कि स्थिर कीमतों पर विकास दर, तो इट इज़ 9.2%। स्थिर कीमत पर विकास दर तो इट इज़ 9.2%। ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है, खेलो इंडियन यूथ गेम्स के बारे में। ठीक है, तो बिहार का जो पोजीशन रहा 36 पदक के साथ 7वां पोजीशन पे रहा, 36 मेडल्स के साथ बिहार का पोजीशन जो रहा वो 7th रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस नियुक्त किसे किया गया है? तो ये गुलाम रसूल बलियावी जो हैं उनको इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में लखविंदर सिंह और उमर नूरानी को चुना गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बिहार रैंक इन द नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया? सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी बिहार में डेवलप हो रहा है। और आप देखेंगे कि बिहार में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो 12.64 लाख हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं 12.64 लाख। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना है? 12.64 लाख। और ये इस तरीके से जो है ये 3rd पोजीशन पे है। 3rd पोजीशन पे है सेल्फ हेल्प ग्रुप के मामले में। 1st पोजीशन पे जो है सबसे ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लगभग 16 लाख के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो आंसर विल बी सॉरी 3rd। ठीक है, तो बिहार का पोजीशन क्या है? 3rd पोजीशन है। ये मौसम पूरा बढ़ते आगे। ठीक है, ये ठीक आके रुक जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025, डॉल्फिन काफ़ी फेमस है, एक्वेटिक एनिमल है, इंडिया का, है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसके कथन पर विचार करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बोलता है कि भारत की कुल डॉल्फिन आबादी का लगभग 35% जो है वो बिहार में। 35% कहाँ पे है? बिहार में। तो ये करेक्ट है। सबसे ज़्यादा ये जो है लगभग 2220 डॉल्फिन जो हैं, 2220 डॉल्फिन ये कहाँ पे हैं? बिहार में। 2220 डॉल्फिन कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है कि देश में 15 नदियों को शामिल किया गया। रॉन्ग, लगभग टोटल 28 नदियों को डॉल्फिन के सर्वेक्षण के लिए शामिल किया गया है। आपको पता ही होगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई है, इसके बाद बिहार। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है
कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद क्या है, बिहार में है। ठीक है, टोटल डॉल्फिन की संख्या जो है 6237 है। सेकेंड सबसे ज़्यादा बिहार में है और फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूपी में। तो क्या पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। सेकेंड रॉन्ग है। 28 रिवर का सर्वेक्षण किया गया है। स्टार्टअप महाकुंभ, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टअप महाकुंभ है तो ये रिलेटेड किससे होगा, स्टार्टअप से रिलेटेड होगा कि किसने कितना अच्छा स्टार्टअप किया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका स्टार्टअप महाकुंभ का जो आयोजन है, महाकुंभ का जो आयोजन है, ये नई दिल्ली में किया गया था, भारत मंडपम में। आप लोगों को पता होगा भारत मंडपम को के बारे में। ठीक है, और इसमें बिहार से 20 स्टार्टअप ने भाग लिया था। 20 स्टार्टअप ने भाग लिया, भारत से 20 स्टार्टअप ने भाग लिया। और इसमें से 3 स्टार्टअप, EY डेल्टा, लेडी फेयर और भूपटका, तो 3 स्टार्टअप्स को पुरस्कार मिला है। 3 स्टार्टअप्स को पुरस्कार मिला है। ठीक है, 3 स्टार्टअप्स को पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं? पहला जो स्टार्टअप है उसका नाम है EY डेल्टा। ठीक है, सेकेंड जो स्टार्टअप है उसका नाम है लेडी फेयर। और थर्ड जो स्टार्टअप है उसका नाम है भूपटका। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, कितने को पुरस्कार मिला? तो 3 को पुरस्कार मिला है। आंसर विल बी द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि सबसे अधिक जो योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग 58.6% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है 58.6%। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 21.5%, 21.5%। और उसके बाद सबसे कम जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है 19.9%, 19.9%। तो आंसर विल बी 3, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 2012-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट घंटा थी। भाई कम होगा ही ना, पहले तो बिजली का उत्पादन ही नहीं होता था, बहुत सारे ऐसे संयंत्र नहीं थे। हम लोग के समय तो बिजली रहता ही नहीं था, जब हम लोग पढ़ाई करते थे एकदम मतलब शाम के समय, जिस समय पढ़ाई का समय होता था उस समय तो रहता ही नहीं था। अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। बीच बीच में कभी कभी ऐसी झलकियाँ दिखती हैं कि वो 2005 वाला युग आ गया है, उससे पहले वाला युग आ गया है, लेकिन ज़्यादातर समय रहता है लाइट। लेकिन जब वो अभी ये हुआ था ना, अभी घोषणा हुआ था कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उस समय ऐसी झलकियाँ दिखनी शुरू हो गई थी कि नहीं, लाइट ही नहीं रहता था, लाइट ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ 125 यूनिट उठेगा ही नहीं, फ्री क्या ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब फिर स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं। तो अब पहले ऑब्वियस सी बात है, जब ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं होता था तो खपत कहाँ से होगा, तो खपत कम था और चीज़ें इतनी ज़्यादा इनका जो है मशीनाइजेशन नहीं हुआ था, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उत्पादन जो होता था वो क्या होता था, यूज जो होता था, जो कंजप्शन होता था वो कंजप्शन कम था। तो कंजप्शन कम था, कितना था, 134 किलोवाट। अभी जो रिसेंटली कंजप्शन है वो है 363 किलोवाट। ये आपको थोड़ा यह ध्यान रखना है कि अभी जो कंजप्शन है वो कितना है, 363 किलोवाट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 2023 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने सालों में फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। सबसे लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट यही है, 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, तो 2023 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है? तो आपको बता दूं कि ये जो भूमि जो आच्छादित है वनों से वो है टोटल 8%। पहले 2021 का फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो था, ये क्या था, 2021 के फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार ये जो था वो 7.84% था, 7.84% था। अब ये बढ़कर कितना हो गया, 8% हो गया है। ठीक है, बढ़कर कितना हो गया, 8% हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो जो कई प्रकार के वन होते हैं, सबसे पहला जो अत्यधिक घने वन होते हैं, घना वन होता है, सघन वन कहते हैं जिसको, ठीक है, सघन वन। ठीक है,
उसके बाद मध्यम सघन वन होता है, फिर खुला वन होता है, पता होगा आप लोग को, है ना। सघन वन किसको कहते हैं, जिसमें फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है वो 70% से क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम लोग कौन सा वन कहते हैं, सघन वन। मध्यम सघन वन किसको कहते हैं, जिसमें कैनोपी 40% से लेकर कितने परसेंट तक होती है, 70% तक होती है। जो टोटल एरिया है उसका 40% से ज़्यादा और 70% से कम अगर फॉरेस्ट की कैनोपी से, फॉरेस्ट के छत्ते से ढका हुआ है तो उसे हम लोग मध्यम सघन वन कहते हैं। और खुला वन जो होता है वो 10% से लेकर 40% के बीच का जो एरिया होता है इसको हम लोग कौन सा वन कहते हैं, खुला वन कहते हैं। तो बिहार में अगर हम लोग देखेंगे तो जो सघन वन है वो काफ़ी कम है, और इनफैक्ट ये कम होते ही हैं। तो जो सघन वन है वो काफ़ी कम है, और ये सघन वन जो है वो 0.91% है, 0.91%। सघन वन 0.91% है। मध्यम सघन वन जो है ये आपको इस थोड़े ज़्यादा है, इट इज़ 3.49%, 3.49% है, ठीक है। और जो खुला वन है, खुला वन, ये खुला वन जो है ये आप देखेंगे कि लगभग 4.10% के आसपास है, 4.10% के आसपास है, और ये खुला वन। तो याद रखेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना परसेंट है, तो ये 8% के आसपास है। मतदाता सूची के अनुसार अभी मतदान होने वाला है, मतदान चुनाव आने वाला है, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, ठीक है। देखा जाने वाला है कि इस बार फिर से वही राजनीतिक पार्टियां रहती हैं या फिर बदलाव होता है, सत्ता में बदलाव होता है, ये सारी चीज़ों को देखना है। और अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक महिला आबादी है। तो आप देखेंगे कि पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक महिला आबादी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे अधिक महिला आबादी है वो कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में है। तो सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे जो है वो क्या है, मुजफ्फरपुर है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया शारदा सिन्हा जी को। मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, मैंने पद्म विभूषण में ही सुशील कुमार मोदी जी का नाम लिया था, लेकिन वो पद्म विभूषण था। पद्म विभूषण से किसको सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है शारदा सिन्हा जी को, ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि बिहार विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है, ठीक है। जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो कितना है ये समझते हैं। ये स्टेटमेंट तो जो राष्ट्रीय औसत है उससे अधिक है, और बिहार विधानसभा में आप देखेंगे तो लगभग 26 महिलाएं, यानी कि 11% जो है, 11% है। तो ऑब्वियस सी बात है बिहार में जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का वो 11% है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो राष्ट्रीय औसत से क्या है, अधिक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बिहार में 2006 में लागू आरक्षण नीति के कारण पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है कि अभी अगर आप देखेंगे कि जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इसके कारण 50% से बढ़कर ये लगभग 52% तक हो गया है, और यह भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत जो है वो कितना, 46% के आसपास है। तो यह भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो सही कौन से हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान नवीनगर स्टेज 2 पावर प्लांट, जिसकी आधारशिला रखी गई है, में कौन सी तकनीक का उपयोग किया है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या बोलता है कि जो प्रधानमंत्री हैं 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, रोहतास जिले के विक्रमगंज में लगभग 48,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था इन्होंने। इसमें नवीनगर स्टेज 2 पावर प्लांट जो कि औरंगाबाद जिला है में अवस्थित है, इसका भी उद्घाटन किया था, और इसकी लागत सबसे अधिक लगभग 29,000, इसकी जो लागत है नवीनगर स्टेज 2 पावर प्लांट, इसकी लागत है 29,948 करोड़ रुपया, 948 करोड़ रुपया इसकी लागत है, ठीक है। 29,948 करोड़ रुपया इसकी लागत है, ठीक है, 29,948 करोड़ रुपया इसकी लागत है, ठीक है। इसकी आधारशिला रखी गई है, और ये जो तकनीक है ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक का इसमें यूज किया गया है। क्वेश्चन अराइज होता है
कि ये पहली बात तो समझ लेना कि ये भारत का पहला अल्ट्रा सुपर पावर प्लांट होगा, फर्स्ट ऑफ बिहार, फर्स्ट ऑफ बिहार, है ना। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये होता क्या है। तो ये जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक होती है ये डिजाइन की जाती है हायर एफिशिएंसी के लिए, डिजाइन फॉर हायर efficiency and designed for higher efficiency and low emissions, low emissions, ठीक है। ये क्यों डिजाइन किया जाता है कि इसकी दक्षता जो हो वो अधिकतम हो, दक्षता अधिकतम हो, और इससे जो उत्सर्जन है, एमिशन है, वो उत्सर्जन क्या हो, कम हो, इसके लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है भाई? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2,52,000 करोड़ रुपए का है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है बिहटा हवाई अड्डे के विकास के लिए किस कंपनी को चुना गया है? या बताएंगे आप लोग सभी लोग कमेंट करके। बिहटा हवाई अड्डे के विकास के लिए चुना गया है JSC बोरोजदेनी, बोरोजदेनी, नाम से ही स्पष्ट होगा ये रूस का नाम होगा, रूस वाले लोगों का नाम ऐसा ही होता है, अजीब सा नाम होता है, ठीक है। तो बिहटा में नए हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गई है, इसकी लागत 459 करोड़ है, लागत 459 करोड़ है, लागत 459 करोड़ है, और कंपनी का नाम है JSC बोरोजदेनी, बोरोजदेनी इसका ये है। नेक्स्ट है 17 सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल 2025 को बिहार के नालंदा जिले के किस जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पहली बात समझ लो कि प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित क्या कौन से जिले के मजिस्ट्रेट को किया गया है? नालंदा जिले के मजिस्ट्रेट को किया गया है। नाम इनका जो है वो क्या है? इनका नाम है शशांक शुभांकर, ठीक है, शशांक शुभांकर, शशांक शुभांकर। और क्यों दिया गया है? तो इन्होंने काफी बेहतर प्रयास किया है, सर्वश्रेष्ठ समग्र विकास प्रदर्शन के लिए इनको दिया गया है। समग्र सारे क्षेत्रों में इन्होंने जो प्रयास किया है वो काफी बेहतर प्रयास किया है, तो इनको क्यों दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ समग्र विकास प्रदर्शन के लिए किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानी ने कौन से जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर जिले से। हाल ही में निमोनिया के लिए एक नई दवा की खोज की है, ठीक है, निमोनिया के लिए एक नई दवा की खोज की है। आंसर जो होगा इनका डॉक्टर आदित्य शेखर। अब मैं बता देता हूँ मुजफ्फरपुर जिले के हैं, होम होल्ड सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च में कार्यरत हैं, और इनका जो दवाई है वो किसके खिलाफ है? तो जानलेवा फेफड़ों के संक्रमण के खिलाफ इनकी जो दवाई है, तो याद रखेंगे नाम इनका डॉक्टर आदित्य शेखर, डॉक्टर आदित्य शेखर। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में किस स्थान पर पाल युग की भगवान सूर्य की एक दुर्लभ मूर्ति मिली है? पहली बात आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिहार में किस युग की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो कौन से युग की दुर्लभ मूर्ति मिली है? याद रखेंगे पाल युग के भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं, पहला पॉइंट। दूसरा जगह पॉइंट है कि किस जगह पे मिला है? तो देकुली धाम, ये कहाँ पे है? तो ये है आपको शिवहर जिले में, वहां पे इसे दिया गया है देकुली धाम, पाल युगीन सूर्य भगवान की। एक बात और ध्यान रखना, किसकी मूर्ति मिली है यहाँ पे? तो भगवान सूर्य की मूर्ति मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के संबंध में, हाँ देखो भाई परियोजना से संबंधित भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जब इकोनॉमिक सर्वे का सेशन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो वहां पर जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उन सारे स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में
बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हाल ही में बिहार सरकार ने विश्व बैंक के साथ 4,415 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 30% राज्य का और 70% विश्व बैंक से ऋण प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बिहार सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितना करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? 4,415 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य की भागीदारी 30% और 70% कहां से ऋण प्राप्त होगा? विश्व बैंक से ऋण प्राप्त होगा। इस परियोजना का उद्देश्य प्रभावी सिंचाई प्रबंधन, ध्यान देंगे सभी लोग, प्रभावी सिंचाई प्रबंधन। आपको पता है अभी जो हमारे यहाँ सिंचाई की प्रणालियां हैं, इसमें इसकी क्षमता कितनी है, इसकी दक्षता कितनी है? हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड से, पारंपरिक विधि से जो हम लोग सिंचाई करते हैं, इस सिंचाई में लगभग 90% जल की बर्बादी होती है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग जो न्यू मेथड है, जिसको माइक्रो इरिगेशन मेथड कहते हैं, लघु सिंचाई पद्धतियां कहते हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, इन दोनों में देखें तो इस पर ड्रिप इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 90% है। समझना आप लोग, जो टपकन विधि है इसकी एफिशिएंसी 90% है, अर्थात 10 लीटर जल में से 9 लीटर जल पेड़ों को प्राप्त होता है, सिर्फ 1 लीटर जल बर्बाद होता है। जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड है, उस ट्रेडिशनल मेथड में केवल 10 लीटर में से 1 लीटर जल पेड़ को प्राप्त होता है और 9 लीटर बर्बाद होता है। वहीं दूसरी ओर जो स्प्रिंकलर मेथड है ना, फुहारा विधि, इसकी एफिशिएंसी लगभग 60 से 70% है। मतलब कि 10 लीटर में से 6 से 7 लीटर पेड़ों को प्राप्त होता है, मात्र 3 लीटर बर्बाद होता है। तो वही जो हमारे यहाँ और हमारे यहाँ कोई स्प्रिंकलर मेथड से या फिर ड्रिप इरिगेशन मेथड से सिंचाई बिल्कुल भी नहीं होता है, हमारे यहाँ काफ़ी बर्बादी होती है जल की। एंड दैट्स वाई आप देखेंगे कि इस परियोजना का उद्देश्य प्रभावी सिंचाई प्रबंधन, बाढ़ जोखिम का न्यूनीकरण, है ना, और जलवायु लचीली सिंचाई प्रणालियाँ, कि ऐसी प्रणालियों को अपनाएं जो कि जलवायु के साथ वो एकोमोडेट हो जाए, उस प्रणालियों का विकास करना है। तो स्टेटमेंट जो होगा वो 1 और 2 दोनों ही क्या है? करेक्ट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है भाई? शाही लीची अब घर घर तक पहुंच जाएगा। बताओ आप लोग, शाही लीची कहाँ का फेमस है? अभी तो आपने देखा होगा हाजीपुर में केला की प्रतिमा और मुजफ्फरपुर में लीची की प्रतिमा जो है वो चौकों पर लगाया जा रहा है। मैंने काफ़ी करीब से देखा है हाजीपुर में जो केला की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं हमारे रामाशीष चौक पर। हमारे एक मित्र हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने इसको पूरा बनाया है ना, और काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने इसका पूरा बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रयास चल रहा था। बड़ा अच्छा है। किसी भी स्थान का हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की बात करते हैं, जीआई टैग की बात करते हैं, तो वहाँ का जो सबसे पहचान है, उस पहचान को लोगों तक लेकर जाना ये बहुत बेहतर प्रयास है। और ये प्रयास वैशाली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अभी लीची को बनाया जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रयास है। तो शाही लीची को क्या करना है? होम डिलीवरी करना है, घर घर तक पहुंचाना है। तो कौन पहुंचाएगा भाई? तो बिहार लीची प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और ब्लिंकिट, सॉरी, ठीक है, ब्लिंकिट, ये दोनों मिलकर जो है घर घर तक लीची को पहुंचाएंगे। तो आप लोग भी शाही लीची का जो टेस्ट है अपने घर बैठे ले सकते हैं। मस्त खाइए इसको, बड़ा बढ़िया टेस्ट होता है। ठीक है। पहला बकरी बेड़े स्टेशन जो है वो पूर्णिया में बनाया जाएगा, तो ये रॉन्ग है, गया में बनाया जाएगा। ठीक है। सेकेंड है, बिहार का सबसे बड़ा सोलर पार्क रोहतास के करमटचट डैम के पास बनाया जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये जो सोलर पार्क जो बनाया जा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये 70 करोड़ रुपए में पार्क बनाया जाएगा, 100 एकड़ में, 70 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में बनाया जाएगा। और इसमें लगभग सारा कुछ, बिहार सरकार काफ़ी कार्य कर रही है पर्यटन के क्षेत्र में, तो ये बेहतर है ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आप लोग से जानना चाहेंगे। बौद्ध महोत्सव है तो ऑप्शन से ही स्पष्ट हो रहा होगा, पटना मुंगेर तो होगा नहीं। कहाँ पे किया गया था? बोधगया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया था।
ये 3 दिवसीय उत्सव था, 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मनाया गया। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक मनाया गया। 3 दिवसीय उत्सव था, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो थीम था आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन। ठीक है, आध्यात्मिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और पर्यटन का विकास करना। आंसर विल बी बोध गया। याद रहेगा सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बिहार दिवस की थीम ये पहले ही बता चुका हूं, उन्नत बिहार। इसकी थीम क्या थी? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। अब बिहार में बहुत ज्यादा डायमेंशंस है, नहीं अगर 50-60 डायमेंशंस आपने कर लिया, हमने तो 200 क्वेश्चंस किया है, लगभग सारे डायमेंशंस कवर करे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको और कुछ कोई रिसोर्स करने की जरूरत है। इसको मैं टॉपिक वाइज एक दिन जो है मैं मैराथन के अंदर लेकर पूरे टॉपिक्स को भी आपको करा दूंगा। एग्जाम तक आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ करंट अफेयर्स का जो 30 क्वेश्चंस है वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको करा के दूंगा और इतने डायमेंशंस करा के दूंगा कि उस 30 क्वेश्चंस में से कम 27-28 क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी को। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ पढ़ते रहे और अपनी सफलता की ओर एक दिशा, एक कदम और आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सब लोग बताएंगे कि बिहार सरकार ने प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बाबा हरिहरनाथ, ठीक है, होली का गीत भी है, हमारे सोनपुर में है। ठीक है, बाबा हरिहरनाथ। और ये हरिहरनाथ के बारे में आपको बता दूं कि ये जो हरिहरनाथ मंदिर है, इसमें एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहां हरि और हरि सोनपुर, ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, एकदम गंडक नदी के किनारे अवस्थित है और उसको पार करके आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हरि और हरि मतलब विष्णु भगवान और हर मतलब शंकर भगवान, दोनों की मूर्तियां जो है वो एक साथ है। हरि और हर की मूर्तियां जो है वो एक साथ विद्यमान है। ये विश्व की एकमात्र ऐसा मंदिर है। तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की है। बिहार सरकार नहीं कहेंगे, इसके लिए एक योजना शुरू की है जिसको हम लोग बोलते हैं चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन स्कीम। और आप देखेंगे कि ये जो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन स्कीम है ये स्वदेश दर्शन 2.0 का एक सब स्कीम है। स्वदेश दर्शन 2.0 का सब स्कीम है और इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितने भी होते हैं, पर्यटक क्षेत्र होते हैं, उनका विकास किया जाता है। और ये जो हरिहरनाथ मंदिर है इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर इसका क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा, है ना। और काफ़ी यहाँ पर सावन महीने के में काफ़ी भीड़ लगती है, श्रद्धालु काफ़ी दूर से आते हैं और काफ़ी पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। तो आंसर होगा चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन स्कीम, चैलेंज बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में बिजली खपत के शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड होगा, सबसे ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन होगा वहीं पे 3 जिले होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं? पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं 3 जिलों में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार का भारत में प्रतिशत के आधार पर स्थान क्या है? एक बात समझोगे, स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, तो स्वास्थ्य कार्ड जो है ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है ना। और इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को जो है लगभग 30.63% बच्चों को जो है ना स्वास्थ्य कार्ड मिले हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का परसेंट है और महाराष्ट्र का लगभग 30% के आसपास है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद 30% के आसपास, और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान है। बिहार में लगभग 26% बच्चों को 26.15% बच्चों को जो है स्वास्थ्य कार्ड दिया गया है। तो आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान है। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए APAAR कार्ड, APAAR ID बनाने के प्रतिशत और इस संबंध में बिहार का राष्ट्रीय अंक क्या है?
दिस इज APAAR कार्ड, दैट इज वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड स्कीम, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड स्कीम। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम आप देखेंगे कि बिहार का जो पोजीशन है इसमें बिहार ने लगभग 55% बच्चों का APAR कार्ड बना दिया है और बिहार का जो पोजीशन है वो 21% है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 55%, 21वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा, तो आपको पता होगा महिला हाट बनाया जा रहा है। मैंने बताया था इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है, मरीन ड्राइव के ऊपर महिला हाट बनाया जा रहा है। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे पिंक टॉयलेट का निर्माण, जो कई सारी चीजें हैं जिसमें पिंक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। पिंक बस सेवा शुरू हो रही है जिसमें सभी ड्राइवर कंडक्टर सब जो है महिलाएं होंगी। पिंक बस सेवा शुरू की जा रही है, ठीक है। तो महिला पर्यटक गाइड की नियुक्ति की जा रही है, ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए महिला हाट का आयोजन किया जा रहा है। पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब एक जगह नहीं होता है, कई जगहों पे होता है। तो ये क्लस्टर जो है वो कहाँ पे कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में स्थापित किया जा रहा है, सब लोग याद रखेंगे। इसका जो लागत है 514.549 करोड़, 514.549 करोड़ रुपया इसका लागत है, याद रखेंगे सभी लोग। इसकी लागत 559 करोड़ रुपए इसकी लागत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें लगभग प्रतिदिन 1600 टन ठोस पदार्थों को क्या किया जाएगा? ठोस पदार्थों को संसाधित किया जाएगा और अपशिष्ट ऊर्जा से लगभग 15 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न की जाएगी, ठीक है। और इससे जो है ना बायोगैस को क्या किया जाएगा? उत्पन्न किया जाएगा। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार की वर्तमान कीमतों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय, ये तो आपको पता ही होगा कि अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितना है? 66,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला डॉल्फिन सर्वेक्षण किया, याद रहेगा डॉल्फिन सर्वेक्षण। भारत में लगभग 6,000 से ज़्यादा डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। डॉल्फिन जो है 6,000 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और व्यास नदी नहीं, सिंधु नदी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। संकटग्रस्त है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र और व्यास नदी जो है ये नहीं होगा, सिंधु नदी होगा। नेक्स्ट है, कोसी मेची लिंक परियोजना, पहले ही बता चुका हूं मैं, इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। सिसप्त टकराव, ये भी बता चुका हूं, ये भी खुद से करो, ठीक है। पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक, पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक के बारे में देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल गलत है। ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है, कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि बिहार का जो स्थान है वो 18वें स्थान पर आया, तो ये करेक्ट है। तो पहला ऑब्वियस ही बात है कि पंचायत विकेंद्रीकरण, किस तरीके से विकेंद्रीकरण हुआ है, कितना इसका लाभ हुआ है, इन सबसे संबंधित है। तो गलत अगर पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला गलत है, करेक्ट पूछता तो दूसरा करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है, महिला कबड्डी, बिहार के राजगीर में हो रहा है आयोजन, पहली बार बिहार में नहीं, दूसरी बार हो रहा है, पहले पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो सही कौन सा है? पहला सही है, दूसरा क्या है? रॉन्ग है।
ठीक है ना। नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण लीग के संबंध में गलत कथन पूछ रहा है, गलत कथन। ठीक है, तो देखो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार ग्रामीण लीग शुरू कर रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, बिहार ग्रामीण लीग शुरू कर रहा है और ये लगभग 38 के 38 जिलों में होगा। ठीक है, इसमें 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेट प्रतिभाओं की पहचान करना है और उनका पोषण करना है, ये भी करेक्ट है। और इसमें लगभग 600 मैच खेले जाएंगे, तो ये रॉन्ग है आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री आए थे, पता ही होगा आप लोग को, है ना। ये 75वां दौरा है, नहीं भाई इतना ज़्यादा देर अभी आए नहीं है, आए लेकिन आए ठीक ठाक बार आए हैं। तो ये उनका बिहार का 50वां दौरा था। ठीक है, 50वां दौरा। उन्होंने पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन किया, बिल्कुल करेक्ट है। बिहटा अड्डे पर सिविल इनक्लेव की जो है उन्होंने क्या रखी, आधारशिला रखी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है, दूसरा राज्य बन गया नहीं भाई, पहला राज्य है ये। बिहार पहला राज्य है जिसने जल निकायों का गैजेटियर सह एटलस, मतलब इसमें होता क्या है, जल निकायों का गैजेटियर सह एटलस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो नदियां हैं, आर्द्र भूमि है, उसका दस्तावेजीकरण करना। इस एटलस का मतलब क्या हो गया कि जो भी नदी या फिर झील है, इनका दस्तावेजीकरण करना, कहाँ पे है, क्या है, नहीं है, उसका रिकॉर्ड हासिल करना। तो पहला राज्य है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन की पहल है, सही है। और इसका मोटिव क्या है, जल संसाधन का कुशल प्रबंधन। तो आंसर विल बी 2 और 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस बार तबियत खराब था, इसलिए थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन से और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके आप लोग के पास दूँ। बिहार करंट अफेयर्स के लिए इतना ही, कल से हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पुनः एक बार आप लोगों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।